बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 68। लेक्चर नंबर 68 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन AWS। चाहे आप आर्किटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप डेवलपर एसोसिएट कर रहे हैं, डेवऑप्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हर जगह आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड फॉर्मेशन सेक्शन। पहले थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करता चलूँ कि क्लाउड फॉर्मेशन में हम स्टडी क्या करेंगे। एक्चुअली मैंने ये इसलिए बना दिया कि मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस कोर्स के अंदर आपका ये अगर इस कोर्स को आर्किटेक्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में देखा जाए तो आपके सिर्फ लेक्चर 68 और 69 है, ठीक है, और लेक्चर 70 भी कर लें, ठीक है जी। थोड़ा सा ओवरव्यू है क्लाउड फॉर्मेशन का। आपको ओवरव्यू होना चाहिए, कोड किस तरह लिखते हैं, कोड किस तरह डिप्लॉय करते हैं, वो डिटेल में आगे जाते हैं, ठीक है जी। तो पहले 3 लेक्चर्स हैं, ये आपके सिर्फ इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। मैंने चूँकि आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बहुत डिटेल में इसको पढ़ाना है, ठीक है जी। तो मैंने ये स्लाइड्स फर्दर बना ली हैं। क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है उसकी लैब करेंगे हम एक छोटी सी, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में जाएंगे और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है AWS क्लाउड फॉर्मेशन का, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, पैरामीटर, मैपिंग, कंडीशन, रिसोर्सेज, आउटपुट, ठीक है जी। तो इनको वन बाय वन मैं एक एक सेक्शन को वन बाय वन डिस्कस करूंगा हर एक लेक्चर के अंदर। उसकी लैब्स होंगी प्रॉपर, हर लेक्चर की इसमें लैब्स होंगी इंशाल्लाह। और इसके बाद हम देखेंगे EC2 इंस्टांस को कैसे क्रिएट करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। कस्टम VPC का एक पूरा VPC का एक लेक्चर होगा और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा डेटाबेस रिलेटेड या और भी लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने भी डिसाइड नहीं किया उस बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इससे मज़ीद इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स हों, ठीक है जी। तो अब चलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन की तरफ। आज का जो लेक्चर नंबर है 68, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड फॉर्मेशन देखेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन होता क्या है हमारे पास, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, AWS क्लाउड फॉर्मेशन को क्यों यूज़ करते हैं आप, ठीक है जी। AWS क्लाउड फॉर्मेशन असल में वर्क कैसे करता है, इसके अंदर स्टैक क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट को कैसे राइट करते हैं, टेम्पलेट के अंदर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। मैं हर सेक्शन पे एक लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर, इसको भी हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर क्या होता है, ठीक है जी। आई थिंक क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर इस लेक्चर में नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आई थिंक ये वैसे मैंने पहले स्लाइड्स बनाई थी तो मैंने लिख दी है। क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर का एक सेपरेट लेक्चर होगा। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन होता क्या है बेसिकली आपके पास। AWS क्लाउड फॉर्मेशन आपके पास एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप Amazon AWS के ऊपर AWS की जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं एज अ कोड, ठीक है। कैसे, अभी तक हम कोई रिसोर्स अगर हमने डिप्लॉय करना हो या क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास GUI एक्सेसिबल होता है, ठीक है जी। वन बाय वन हम एक रिसोर्स सेलेक्ट करते हैं, EC2 सेलेक्ट करते हैं और फिर अगर हमने VPC क्रिएट करनी है, उसका कोई राउट टेबल बनाना है, सबनेट किस में, पब्लिक में, प्राइवेट में, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या कर रहे होते हैं, मैनुअली कर रहे होते हैं। जबकि AWS क्लाउड फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, ये आपका ऑटोमेशन हो जाता है। ऑटोमेशन नहीं होता, ऑटोमेशन इज समथिंग डिफरेंट। आप ये कह सकते हैं कि आप पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिप्लॉय कर सकते हैं एज अ कोड, ठीक है जी। आप एक क्या करते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट के अंदर आप एक कोड लिखते हैं। वो कोड कैसे लिखते हैं मैं वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है जी। उस कोड के अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप क्रिएट करना चाहते हैं AWS के अंदर अपने अकाउंट में, ठीक है जी। वो रिसोर्सेज आपके वेब सर्वर्स हो सकते हैं, EC2 इंस्टांसेस हो सकते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकती हैं, VPCs हो सकते हैं। VPCs के अंदर जो आगे फर्दर सबनेट्स, राउट टेबल्स, पब्लिक, आइदर प्राइवेट, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। जितने भी AWS रिसोर्सेज हैं आप उनको वाया क्लाउड फॉर्मेशन प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है जी। एडवांटेज क्या होगा वो थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन इज अ सर्विस दैट अलाउज यूज टू मैनेज, कॉन्फ़िगर एंड प्रोविजन योर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है जी। आप पूरे का पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रोविजन कर सकते हैं AWS के ऊपर।
रिसोर्सेज आप कहाँ पे डिफाइन करते हैं? मैं चाहता हूँ बल्कि वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। रिसोर्सेज आर डिफाइंड इन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर एक टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट के अंदर हम सारे रिसोर्सेज बताते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, वो हम वन गो में बताते हैं। ठीक है जी। क्लाउड फॉर्मेशन इंटरप्रेट्स द टेम्पलेट एंड मेक्स द एप्रोप्रिएट एपीआई कॉल्स टू क्रिएट द रिसोर्सेज यू हैव डिफाइंड। अब टेम्पलेट क्या होता है? जब आप टेम्पलेट बनाते हैं उसके अंदर आप कोड लिखते हैं और जब वो आप अपलोड करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है? इट इंटरप्रेट्स योर टेम्पलेट, ठीक है, एंड मेक्स द एप्रोप्रिएट एपीआई कॉल्स। वो क्या करता है? आपके टेम्पलेट के अंदर जो कोड है उस कोड को स्टडी करता है, रीड करता है, ठीक है, और रीड करने के बाद एप्रोप्रिएट एपीआई कॉल्स जनरेट करता है। अगर हमने उसमें क्रिएट किया हुआ है, क्लाउड फॉर्मेशन में कहा है टेम्पलेट में कि EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, वो एपीआई कॉल जनरेट करेगा, ठीक है, कि EC2 के पास, ठीक है। इसी तरह VPC के लिए करना है तो VPC की तरफ भी एक एपीआई कॉल होगी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स, YAML और JSON। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी, YAML एंड JSON। जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटेड, आई थिंक समथिंग कुछ इस तरह होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। और YAML जो है ये हमारे पास XML का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है जी। आप जो अपना टेम्पलेट लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो 2 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। या तो आप JSON फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी, या आप YAML में अपना टेम्पलेट राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हैं, इसके अलावा किसी लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते अभी तक। क्लाउड फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या हो गए? सिंप्लीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। आपका जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने 2 EC2 इंस्टांस चाहिए, ठीक है जी, आपको डेटाबेस चाहिए, आपको एक कस्टम VPC चाहिए, आपको ऑटो स्केलिंग कन्फिगर करनी है, ठीक है, लोड बैलेंसर चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर मैं मैनुअली करूं तो मैं मैनुअली करने में क्या होगा? मैं 1 बाय 1 एक एक सर्विस को एक्सेस करूंगा और उसके अंदर जाके अपने जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करूंगा, ठीक है जी। अब क्लाउड फॉर्मेशन से मुझे क्या बेनिफिट होगा? मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, ठीक है, यानी कि एक कोड क्रिएट करूंगा, कोड बनाऊंगा, उस कोड के अंदर मैं ईच एंड एवरीथिंग लिख दूंगा और जब उसको मैं डिप्लॉय करूंगा तो एक ही गो में मेरी सारी की सारी चीज़ें, जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक ही गो में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है जी। मुझे 1 बाय 1 सर्विसेज को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही, नो इश्यू, आई होप अव्वल तो आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो इंशाल्लाह इतनी डिटेल में मैंने पढ़ाना है, इतनी डिटेल्स लैब होंगी इंशाल्लाह, 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आती रहेगी टाइम के साथ साथ। लेस टाइम एंड एफर्ट देन कन्फिगरिंग थिंग्स मैनुअली, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैनुअली आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब अगर आप एक दफ़ा कोड लिख देते हैं उसका तो आपके पास टाइम क्या होगा? लेस टाइम लगेगा। 1 बाय 1 आपको सर्विसेज एक्सेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। रिव्यू योर टेम्पलेट, आप अपना टेम्पलेट जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। फ्री टू यूज़ है जी, चार्ज फॉर व्हाट यू क्रिएट। क्लाउड फॉर्मेशन की जो सर्विस है वो फ्री है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, इसके थ्रू आप जो रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे उन रिसोर्सेज के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं EC2 इंस्टांस कहाँ से क्रिएट करता हूँ? वाया क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट से EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के कोई चार्जेस नहीं है, जबकि जो मैं EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ वो जो भी जिस टाइप का होगा, जितनी उसमें रिसोर्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंगली उस EC2 इंस्टांस के चार्जेस होंगे, ठीक है जी। क्विकली रेप्लिकेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जांपल आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है अपने एक रीजन में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है आपका, उसके अंदर काफ़ी सारे सेटअप आपने किए हुए हैं, 8-10 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं आपके, डिफरेंट वेब सर्वर चल रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है जी, और ऑटो स्केलिंग कन्फिगर हुई है, लोड बैलेंसिंग कन्फिगर हुआ है, वो सारा आपने कैसे किया था? AWS क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू डिप्लॉय किया था। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है ना वो फॉर एग्जांपल सिडनी रीजन में यही सेम चीज़ें डिप्लॉय करनी है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास टेम्पलेट बना हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आप उस टेम्पलेट को सिंपल क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और उस टेम्पलेट को उठा के आप सिडनी रीजन में ले जाएंगे। सिडनी रीजन में जब आपके जाके डिप्लॉय करेंगे तो वही सेम की सेम चीज़ें जो आपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में डिप्लॉय की थी, ठीक है, वही सारी चीज़ें एज इट इज़ आपके सिडनी रीजन में भी क्या हो जाएंगी? डिप्लॉय हो जाएंगी, ठीक है जी। सो क्विकली रेप्लिकेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो आसानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बजाय आप वन बाय वन चीज़ें कर रहे थे, अब आपने सारे के सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना क्या किया हुआ है, एक कोड के अंदर पड़ा हुआ है आपके, ठीक है। उस कोड को आप कहीं भी ले जाएं AWS के अंदर, किसी भी रीजन में रखें, वहाँ पे जाके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना चाह रहे हैं डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर वो फर्दर कुछ चेंजेस करनी है, अपडेट करना चाह रहे हैं, वो भी आप टेम्पलेट के अंदर कर सकते हैं। रोल बैक अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली। इसका क्या मतलब है? आपने टेम्पलेट के अंदर अपने रिसोर्सेज लिखे हुए हैं जी, मुझे 2 EC2 इंस्टांसेस चाहिए, एक कस्टम VPC बनाना है मैंने, उसके अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच होना चाहिए, उसके अंदर एक पब्लिक सबनेट रखना है, 2 प्राइवेट सबनेट रखने हैं, एक डेटाबेस होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने क्या कर दी, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दी। अब क्या होता है, रोल बैक अकर से क्या मुराद है? आपने अब एक एक चीज़ आपके कोड के अंदर ठीक होनी चाहिए। अगर कोड के अंदर कोई मिस्टेक है तो आप अपलोड नहीं कर सकते क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है जी। अगर आपने कोई ऑप्शन जो है वो फॉर एग्जांपल गलत सेलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना था, मैंने एक कोड के अंदर EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाहता हूँ और मैंने उसके अंदर AMI डिफाइन करनी है कि मुझे ये AMI जो है वो अमेजोन मशीन इमेज जो आपको मैंने बताया हुआ EC2 इंस्टांसेस के अंदर होते हैं, ये AMI क्रिएट करनी है, उसका मैंने ID भी लिख दिया, ठीक है जी। अब वो ऑप्शन तो मेरा, वो अगर कोडिंग की देखा जाए, कोडिंग वो मेरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन AMI अगर मैंने गलत लिख दी है तो मेरे जितने भी रिसोर्सेज ऊपर बन गए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोड डिप्लॉय, अपना जो टेम्पलेट है वो डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। अब मेरे रिसोर्सेज बनना शुरू हो गए हैं, मेरा VPC बन गया, सबनेट्स बन गए हैं, पब्लिक सबनेट बन गए हैं, 2 EC2 इंस्टांसेस बन गए हैं, डेटाबेस बन गया, उसके बाद एक EC2 इंस्टांस है जिसके अंदर मैंने AMI क्या किया हुआ था, गलत लिखी हुई थी, ठीक है जी। AMI की जो इंस्टांस ID है वो मैंने गलत पुट की हुई थी कोड के अंदर, अपने टेम्पलेट के अंदर, तो क्या होगा, रोल बैक अकर हो जाएगा, ठीक है जी। रोल बैक अकर से क्या मुराद है, आपके कोड के अंदर कोई चीज़ गलत आ जाती है, कोई रिसोर्स आपने गलत डिफाइन कर दिया है, तो आपके जितने भी पिछले रिसोर्सेज जो बन गए हैं, ठीक है, जब आपका ये क्लाउड फॉर्मेशन वो सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहा था टेम्पलेट के थ्रू, तो वो जो ऑलरेडी बन गए हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने रोल बैक अकर चेक किया हुआ होगा अपने उस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। एक रिसोर्स भी अगर गलत है आपका, तो बाकी रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुद से ही डिलीट हो जाएंगे और आपका ये क्या हो जाएगा, रोल बैक अकर हो जाएगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार 6 रिसोर्सेज बन गए थे और कुछ आखिरी 2 रिसोर्सेज में एरर आ गया था और बाकी रिसोर्सेज आपको दोबारा से वन बाय वन जाके डिलीट करने हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि रोल बैक जो है वो डिसेबल कर दें, आप बिल्कुल डिसेबल कर सकते हैं। इससे क्या आपको डिसएडवांटेज होगा, आपके आधे रिसोर्सेज बन गए हैं और कुछ रिसोर्सेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो रिसोर्सेज आपको लॉग्स में पता चल जाएगा, आप लॉग्स देख सकते हैं, लॉग्स में आ जाएगा कि ये रिसोर्सेज क्रिएट नहीं हो सके ड्यू टू दिस इशू, बाकी आपके रिसोर्सेज एज इट इज़ जो कि आपने क्रिएट किए हैं क्लाउड फॉर्मेशन से वो बन गए हैं, ठीक है जी। ये मैं आपको लैब के अंदर दिखाऊंगा। इफ़ अ सक्सेसफुल स्टैक इज़ डिलीटेड, व्हाट डज दिस मीन? अगर आपने एक स्टैक बनाया, अब स्टैक क्या होता है वो अभी आगे जाके बताता हूँ। स्टैक बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है जी। आपने जब एक स्टैक डिप्लॉय किए, आपने कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू डिप्लॉय किए हैं, आपने सारा कुछ डिप्लॉय कर लिया, अब उसमें EC2 इंस्टांसेस थे, वेब सर्वर थे, लोड बैलेंसर, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब आप ये करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मेरा जो एप्लीकेशन है ना वो टेस्ट हो गई है, ठीक है, मेरे जितने भी रिसोर्सेज मैंने क्रिएट किए थे एप्लीकेशन के लिए, उन रिसोर्सेज की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन ना होता तो आप क्या करते, आप वन बाय वन जाके एक EC2 इंस्टांस को डिलीट करते, ठीक है, आपने उसके लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाया था, उसकी सर्विस को एक्सेस करते और डिलीट करते, आपने उसके लिए ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर की थी, उसको जाके सेपरेट डिलीट करते, कोई VPC बनाया था उसको जाके सेपरेट डिलीट करते। तो क्लाउड फॉर्मेशन से हमें अब क्या बेनिफिट मिला, हमें ये बेनिफिट मिला, जो स्टैक हमने डिप्लॉय किया था उसके अंदर जितने रिसोर्सेज थे, अगर मैं स्टैक को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे जितने भी रिसोर्सेज उस स्टैक के थ्रू डिप्लॉय हुए थे वो सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, अगर मैं अपना स्टैक ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। आपको वन बाय वन रिसोर्स को जाके डिलीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कितने सारे हमारे पास बेनिफिट्स आ गए क्लाउड फॉर्मेशन के। वाई AWS क्लाउड फॉर्मेशन, काफ़ी दफ़ा मैं अभी तक रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑन AWS के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास EC2 इंस्टांसेज हैं, लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग है, ठीक है, और मेरे पास लेमडा है, S3 स्टोरेज यूज़ हो रही है, ठीक है, और काफ़ी सारे ये जितने भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के रिसोर्सेज हैं, अगर मैं इनको वन बाय वन क्रिएट करना
चाहूँ तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है, और मैनेज करना भी मुश्किल होगा। मुझे नहीं याद होगा यार मैंने EC2 कितने बनाए थे। अगर EC2 बनाए तो मुझे दोबारा EC2 की सर्विस जाके चेक करनी पड़ेगी। एक्सेस करूँगा वहाँ पे जाके पता चलेगा। लोड बैलेंसर एक्सेस करूँगा वहाँ पे जाके पता चलेगा अच्छा ये लोड बैलेंसर था, उसकी ये पोर्ट मैंने ओपन की हुई है, ठीक है जी। वन बाय वन मुझे एक एक सर्विस को एक्सेस करके देखना पड़ेगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन के हम अंदर क्या करेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। उस टेम्पलेट के अंदर मैं ये सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे डिफाइन कर दूंगा। उनकी एक एक डिटेल मेरे पास उस टेम्पलेट के अंदर आ रही होगी, ठीक है जी। और एक एक जो है वो डिटेल मेरे पास वहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। और मैं अपने अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑल रिसोर्सेज कैन बी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि अगर वन बाय वन करूँगा तो वो डिफ़िकल्ट होगा। अगर एक ही जगह टेम्पलेट में करना चाहूँगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है जी। फर्दर मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपडेट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं जी, हाउ डज AWS क्लाउड फॉर्मेशन वर्क। अब AWS क्लाउड फॉर्मेशन काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। टेम्पलेट हमारा किस लैंग्वेज में होना चाहिए, जेसन और YAML फॉर्मेटेड फाइल होनी चाहिए, ठीक है जी। जेसन में या YAML बना सकते हैं आप। राइट आप कहाँ पे करते हैं, आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर हो जाए या जेसन एडिटर, ऑनलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। आपने टेम्पलेट अपने लोकल PC के ऊपर बनाना है, ठीक है। आप क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर भी बना सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं उसको बाद में देखते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में देखेंगे हम, ठीक है। आपने लोकल PC के ऊपर एक टेम्पलेट बना लिया। उस टेम्पलेट को आप क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। उस टेम्पलेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन किया एक EC2 इंस्टांस, एक VPC, एक पब्लिक सबनेट, एक या फर्दर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज S3 बकेट डिफाइन किए, ठीक है। फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये होना चाहिए, EC2 इंस्टांस कौन सा होना चाहिए, T2 डॉट माइक्रो होना चाहिए, या उसमें कितने किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दिया। वो टेम्पलेट मैं कहाँ पे दूंगा, क्लाउड फॉर्मेशन में दूंगा, ठीक है जी। क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, एक स्टैक क्रिएट कर देगा। स्टैक क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ योर AWS रिसोर्सेज, ठीक है जी। आप अपने स्टैक के अंदर फिर देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से AWS रिसोर्सेज बनाए हैं अपने इस टेम्पलेट के थ्रू, ठीक है जी। तो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट क्लाउड फॉर्मेशन में, क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है, आगे एक स्टैक क्रिएट कर देता है। सारी चीज़ें वन बाय वन इंशाल्लाह लैब में देखेंगे। तो क्रिएट और यूज़ एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। आप जब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद जब आप क्लाउड फॉर्मेशन में इंसर्ट करते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन उस टेम्पलेट को कहाँ पे सेव करता है, इन S3 बकेट, ठीक है जी। वो क्लाउड फॉर्मेशन सॉरी टेम्पलेट आपने तो लोकल PC पे क्रिएट किया था, लेकिन अब आपने क्या करना है, उसे S3 बकेट के अंदर अपलोड करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अपलोड करते हैं, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके हम S3 में अपलोड करते हैं। फिर जब क्लाउड फॉर्मेशन उस टेम्पलेट को एक्सेस कर रहा होता है तो वो आपको लोकल PC से नहीं एक्सेस कर रहा होगा, वो आपके S3 बकेट में से एक्सेस कर रहा होगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो एक स्टैक बना देगा, ठीक है जी। ये एक स्टैक बना दिया। फॉर एग्जांपल स्टैक में आप देख सकते हैं एक AWS है, AWS के अंदर VPC है, VPC के अंदर दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में हमने दो सबनेट्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट गेटवे अटैच है। ये सारे रिसोर्सेज कैसे बनाए हैं हमने, वाया क्लाउड फॉर्मेशन। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल हम लैब में करेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं जी, स्टैक क्या होता है हमारे पास। सॉरी, अ स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ AWS रिसोर्सेज दैट यू कैन मैनेज एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। स्टैक बेसिकली आपका कलेक्शन होता है, आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ AWS रिसोर्सेज। यू कैन क्रिएट अपडेट, आप अपने स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टैक डिलीट कर देते हैं, उस स्टैक के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। ऑल द रिसोर्सेज इन द स्टैक आर डिफाइंड बाय स्टैक्स AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। अब स्टैक के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कौन डिफाइन कर रहा होता है, वो आपका क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज डिफाइन किए हैं वही रिसोर्सेज आपका क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, एक स्टैक बनाएगा। वो स्टैक के अंदर रिसोर्सेज आपको शो हो रहे होंगे। स्टैक कैन इंक्लूड ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब स्टैक के अंदर क्या कुछ हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन है, वेब सर्वर है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग रूल्स हैं, ACLs हैं, आपकी VPC से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह लैब में। If you no longer required a web application, you can simply delete the stack and all of its related sources are deleted, ठीक है जी, ऑलरेडी बता चुका हूँ।
अगर आपके स्टैक की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई, आप सिंपली एक स्टैक को डिलीट करें, उस स्टैक से जितने भी रिसोर्सेज बने होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। काम आसान हो गया। इफ़ अ रिसोर्स कांट बी क्रिएटेड, AWS क्लाउड फॉर्मेशन रोल्स द स्टैक बैक एंड ऑटोमेटिकली डिलीट्स एनी रिसोर्सेज दैट वर क्रिएटेड। ठीक है जी, ये मैं क्लाउड बेनिफिट में आपको ये पॉइंट क्लियर करके आ चुका हूँ। अगर कोई रिसोर्स क्रिएट नहीं होता तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है, रोल बैक कर देता है, ठीक है, आपके स्टैक को, एंड ऑटोमेटिकली डिलीट एनी रिसोर्सेज। और जो भी ड्यूरिंग दिस स्टैक आपके जो भी रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं और बाकी के रिसोर्सेज में एरर आ गया है, तो आपके जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं AWS क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपने ये ऑप्शन चेक रखा होगा रोल बैक वाला, अगर आप अनचेक कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, तो फिर ये डिलीट नहीं करेगा। टेम्पलेट क्या होता है जी, टेम्पलेट इज द जेसन और YAML फाइल होती है। ठीक है, इसके अंदर सारी आपकी रिसोर्सेज की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। जो भी आप रिसोर्सेज के अंदर टेम्पलेट में अपने मेंशन करेंगे वही रिसोर्सेज आपके स्टैक जो है वो क्रिएट करेगा। टू प्रिविजन एंड कॉन्फ़िगर योर स्टैक रिसोर्सेज, अच्छा उसके लिए आपको क्या है जी, अब स्टैक रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जेसन और YAML आनी चाहिए। ठीक है जी, जेसन और YAML लैंग्वेज आप कहाँ पर लिखते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और आफ्टर क्रिएटिंग द टेम्पलेट यू अपलोड इट टू क्लाउड फॉर्मेशन यूजिंग S3। आप क्लाउड फॉर्मेशन में जब अपलोड करते हैं तो यूजिंग S3 यानी कि उसकी कॉपी आप कहाँ रखते हैं, S3 में रखते हैं अपने कोड की, और क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ से S3 से आपके कोड को एक्सेस कर रहा होता है। क्लाउड फॉर्मेशन रीड द टेम्पलेट, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट रीड करता है। ठीक है, और टेम्पलेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज आपने डिफाइन किए होंगे उस हर रिसोर्स को एक API कॉल करेगा ऑन योर बिहाफ। ठीक हो गया, द रिजल्टिंग रिसोर्सेज, और जब वो रिसोर्सेज बन जाएंगे तो दैट रिजल्टिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड स्टैक्स। आपने एक स्टैक क्रिएट कर दिया। क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टूल है आप कह लें। ठीक है जी, अगर अब का आप लोग परेशान हो रहे हैं कि यार मुझे तो जेसन नहीं आती या YAML नहीं आती, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अमेज़ॉन ने उसका भी अल्टरनेट सोल्यूशन आपको दे दिया है। अगर आपको जेसन नहीं आती, YAML नहीं आती, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर। अब डिज़ाइनर क्या होता है, आपने टेम्पलेट के अंदर जो भी कोडिंग की है जेसन या YAML में वो आपको नहीं आती, आप क्या करेंगे, सिंपली क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में जाएंगे। डिज़ाइनर में जाके आपको सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का आप कह लें कि आपके पास रिसोर्सेज शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी, आप सिंपल वहाँ से रिसोर्स ड्रैग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने EC2 करना है, बनाना है क्लाउड फॉर्मेशन से, मैं क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में जाऊंगा, वहाँ से जाके EC2 को ड्रैग करूंगा और अपने डिज़ाइनर विंडो में, कैनवास विंडो कहलाती है, मैं आपको बताऊंगा उस लेक्चर में जाके, और वहाँ पे जाके आप ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप EC2 को उस विंडो के अंदर ड्रॉप करेंगे तो EC2 से रिलेटेड जो भी जेसन का कोड होता है वो कोड नीचे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है जी, आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप YAML में करना चाह रहे हैं, आप सिंपल नीचे से YAML सेलेक्ट करेंगे, आपको YAML में कोड शो हो जाएगा। ठीक है जी, आपने VPC क्रिएट करनी है, आप अपने रिसोर्सेज पेन के अंदर से VPC सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कहाँ करेंगे, उसे कैनवास विंडो में करेंगे। वहाँ पे आपको एक विंडो शो हो रही होगी, विंडो के अंदर आप ड्रॉप करेंगे VPC, नीचे उसका एक VPC का कोड आ जाएगा। सिंपल आपने VPC, अब जैसे जैसे अब उस विंडो के अंदर आप VPC रख रहे हैं, सबनेट्स रख रहे हैं, EC2 रख रहे हैं, उनका एक कोड नीचे बनता जाएगा। वो कोड कैसे बन रहा होगा मैं आपको वहाँ पर जाके बताऊँगा। ठीक है जी, तो इंतहाई सिंपल कर दिया AWS ने आपके लिए, टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको लैंग्वेज नहीं आती, कोई मसला नहीं है, हम AWS क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर लेंगे। एनीवेज मैं आपको जेसन का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, टोटली जेसन YAML हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनको भी। अगर कोई फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर चूज़ कर सकता है। ठीक है जी, और टेम्पलेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। टेम्पलेट का स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकता है, एक जेसन फॉर्मेट हो सकता है और दूसरा YAML। जेसन फॉर्मेट में कैसे होता है जी, हमारे पास ये जेसन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद मेटा डाटा होता है आपके रिसोर्सेज का। ठीक है, जो भी आप कोड के अंदर करना चाह रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैपिंग्स, कंडीशंस, ट्रांसफॉर्म, रिसोर्सेज,
आउटपुट, ये सारी चीज़ें वन बाय वन में आपको हर लेक्चर के अंदर, वन बाय वन लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर YAML में आ जाएं तो YAML का फॉर्मेट आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। YAML का फॉर्मेट थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू जेसन। जेसन में ये कॉलम्स वगैरह और इन्वर्टेड कॉमास वगैरह ब्रैकेट्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं यूज़ हो रहा है। इसमें सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन, नीचे स्ट्रिंग, ठीक है, मेटा डाटा, टेम्पलेट मेटा डाटा, पैरामीटर, सेट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है जी। तो इट्स अप टू यू, आप जेसन यूज़ करना चाहते हैं, YAML यूज़ करना चाहते हैं, या क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी। खैर, क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर के अंदर भी आपको कोड नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आप जेसन में कोड सेलेक्ट करते हैं या YAML में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा लैब में। नेक्स्ट है जी टेम्पलेट के सेक्शंस। टेम्पलेट के, अच्छा, ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया, लास्ट स्लाइड में जिस तरह बताया, ये सारे हमारे पास क्या है, टेम्पलेट के सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन के आपका डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा, पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशन, ये एक एक सेक्शन है। ठीक है जी। ये आपके कोड के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। मेटा डाटा, पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। अब इस सेक्शंस के अंदर कौन सी चीज़ें ऑप्शनल हैं और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन होता है। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा डाटा होता है, पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशन, आउटपुट, रिसोर्सेज। ये जितने भी सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑप्शनल। अगर आप अपने टेम्पलेट के अंदर ये इन सेक्शंस को डिफ़ाइन नहीं करते तो भी आपका टेम्पलेट चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, पैरामीटर क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, कंडीशन क्या होती हैं, इनको वन बाय वन देखेंगे। लेकिन जब आप कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर एक चीज़ आपने लाजमी डिफ़ाइन करनी है, डैट इज़ नोन एज रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज ही नहीं बताएंगे तो आपका कोई रिसोर्सेज क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो रिसोर्सेज जो हैं ये रिक्वायर्ड है, जब भी आप टेम्पलेट लिख रहे हैं उसके अंदर रिसोर्सेज आपने मस्ट लिखने होंगे। ये एक रिसोर्स स्ट्रक्चर है जी। और अच्छा, इसके अंदर अगर आप ये कोड देखें, ये मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है, जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और इस कोड के अंदर अगर आप देखें, सिर्फ मैंने रिसोर्सेज डिफ़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये देखें, रिसोर्सेज और सेट ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी। मैंने बाकी चीज़ें कुछ भी नोट नहीं किया हुआ यहाँ पर। इस कोड के अंदर मैंने रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर फिर ये आपके रिसोर्स का नेम होता है। ठीक है जी। आप रिसोर्स का नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस। उसके बाद आप टाइप डिफाइन करते हैं कि उसकी टाइप क्या होगी, इंस्टांस है, EC2 इंस्टांस है, कोई S3 बकेट है, डेटाबेस है, VPC है, वो मैं आपको बताऊंगा टाइप में किस तरह से आपने डिफाइन करना है। फिर आप उस रिसोर्स की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं, डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा EC2 इंस्टांस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या, इमेज ID कौन सी होनी चाहिए, टाइप कौन सी होनी चाहिए, वॉल्यूम उसके साथ कौन सा होना चाहिए, की पेयर कौन सा अटैच होना चाहिए, वॉल्यूम कितने GB का होना चाहिए, नेटवर्क कार्ड कौन सा होना चाहिए, उसके टैगिंग करना चाहें। जो भी हम EC2 इंस्टांस जब हम क्रिएट करते थे उससे हम जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते होते थे वहाँ पर, वो अब मैं क्या करूँगा, एक ही टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है जी। वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग अभी देखेंगे। परेशान होने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट अभी मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, ओवरव्यू आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मैं एक रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बकेट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बकेट नेम दूंगा रिसोर्सेज में जाके। ठीक है, बकेट नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। टाइप में क्या सिलेक्ट करूँगा, AWS S3 बकेट। ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, बकेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके लाइफ साइकिल कन्फिग्रेशन रूल क्या होने चाहिए, इंक्रिप्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या वट एवर जो भी बकेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टाइप हमारे पास क्या होती है, टाइप हमारे पास क्या होती है, AWS कॉलन कॉलन AWS प्रोडक्ट नेम कॉलन कॉलन डाटा टाइप नेम। ठीक है जी। यहाँ पे आप AWS यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो भी सर्विस जो भी रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप देंगे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कौन सी है, EC2 है, S3 है, RDS है, VPC है, या जो भी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप कह देंगे डाटा टाइप नेम। ठीक है जी। अगर EC2 है तो EC2 के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहे हैं। EC2 के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं। EC2 के अंदर आप कोई की पेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। फर्दर आप यहाँ पे, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ लिंक में जाके कौन कौन से मेरे पास डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर बकेट में है तो आप यहाँ पे ये फिक्स होते हैं, AWS S3 बकेट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। बकेट नेम आप कोई भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रेफरेंस लिंक पे चलते हैं और लिंक पे जाकर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो करवा देता हूँ
कि कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर टाइप्स होती हैं। ये देखें जी, AWS रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी टाइप्स, यहाँ पर ये सारे मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। दीज ऑल आर रिसोर्सेज। मैं कहता हूँ मैं ज़रा EC2 के अंदर जाता हूँ। EC2 में आ गए, EC2 में आए। EC2 में आने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं AWS EC2 डाटा टाइप नेम। आगे इसमें डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं EC2 के अंदर। आप EC2 के अंदर क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई इलास्टिक IP करना चाह रहे हैं, कोई होस्ट करना चाह रहे हैं, कोई इंस्टांस करना चाह रहे हैं, इंटरनेट गेटवे अटैच करना चाह रहे हैं EC2 के अंदर, ठीक है। नेट गेटवे, नेटवर्क ACLs, ठीक है जी, DHCP ऑप्शंस, कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं आगे फर्दर, ठीक है जी, EC2 वॉल्यूम करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ EC2 इंस्टांस टाइप मेरी ये है, तो इस टाइप के अंदर आगे प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें मेरे पास टाइप क्या है, AWS EC2 इंस्टांस। आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी, प्रॉपर्टीज़ एफिनिटी, अवेलेबिलिटी, किस अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, ब्लॉक डिवाइस मैपिंग कौन सी होनी चाहिए, ठीक है जी, होस्ट आईडी क्या होनी चाहिए, इमेज आईडी कौन सा इमेज आपने बनाना है, लिनक्स है, विंडोज़ है, इंस्टांस टाइप आपकी कौन सी होनी चाहिए, 22.micro है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक ही कोड के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। अगर आप फर्दर स्टडी डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, ये लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। आप इस लिंक पे आएँ यहाँ पर, और इस लिंक पे आने के बाद आप जिस भी सर्विस पे क्लिक करते जाएंगे, आपको फर्दर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, उसके फॉर्मेट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, आपको रिटर्न वैल्यूज़, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, आपको हर चीज़ डिटेल में आपको मिलेगी, ठीक है जी। ये आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू करवाना था थोड़ा सा। और क्लाउड फॉर्मेशन कोड, ये मेरा एक कोड है। ये देखें, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ रिसोर्स शो करवाया था। हमारे पास एक रिसोर्स है। अब थोड़ा सा फर्दर अगर देखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन आता है, ठीक है। टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन के बाद क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन के बाद मेटा डाटा आता है। मेटा डाटा के बाद हमारे पास कंडीशंस, पैरामीटर्स और वो सारी चीज़ें आती हैं। मैंने जो चीज़ रिसोर्सेज के अलावा तमाम चीज़ें क्या हैं, ऑप्शनल हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं लिखना चाहते तो नो इशू, ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दी है। अगर मैं लिखूंगा तो मेरा फ़ायदा है। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या बता सकता हूँ, क्रिएटिंग माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस एंड रेफरेंसिंग अ पैरामीटर, ठीक है जी। अभी रेफरेंसिंग अ पैरामीटर को छोड़ दें, मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं अपना फर्स्ट EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। मेटा डाटा में आप इंस्टांसेस डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंस्टांसेस के कौन कौन से इंस्टांसेस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई वेब सर्वर हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, सारी आप मेटा डाटा के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। समरी में क्या कहते हैं जी, अच्छा मैंने एक आपको टिप देनी है, ट्रिक बतानी है। अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, और उस टेम्पलेट के अंदर आपके पास एक सिर्फ आपने रिसोर्स सेक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है जी। एंड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड ओनली हैव द रिसोर्सेज सेक्शन। अगर आप ये सारी चीज़ें एट अ टाइम लेकर चलना शुरू कर देंगे कि आप एक कोड लिख रहे हैं, कोड के अंदर आप डिस्क्रिप्शन, मेटाडाटा, कंडीशंस, पैरामीटर्स, रिसोर्सेज, उसकी आउटपुट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। सबसे पहले एक रिसोर्स लिखें, ठीक है, उसको क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, और मैं भी यही स्टेप लेकर आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसके बाद लैब आज के लेक्चर में नहीं है, नेक्स्ट में लैब करवाऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक है जी। और उस लैब में हम लोग एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा एक कोड होगा, उसके अंदर मैं टेम्पलेट के अंदर सिर्फ एक रिसोर्स को डिफ़ाइन करूँगा, बाकी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। बाकी की चीज़ें हम वन बाय वन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स, कंडीशंस, आउटपुट्स, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपने भी क्या करना है, आपने सबसे पहले एक रिसोर्स क्रिएट करना है। उस रिसोर्स को क्रिएट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपने फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लोगों ने AWS क्लाउड फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। AWS क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको प्रोविजन करना चाह रहे हैं AWS के ऊपर वाया कोड, ठीक है जी। आप पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जो है वहाँ पे प्रोविजन कर सकते हैं AWS के अंदर, ठीक है जी। और बेनिफिट्स वगैरह हमने देख लिए हैं उसके क्लाउड फॉर्मेशन कैसे काम करता है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट बेसिकली आपका कोड होता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक आपका कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होता है। स्टैक डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, ठीक है जी। और
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया इंशाल्लाह। ठीक है जी। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद AWS क्लाउड फॉर्मेशन लैब। और तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।